Science 1 July 2024 that is repeaters exam चैप्टर वाइज सोल्यूशन ऑफ बोर्ड एग्ज़ाम। तो इस वीडियो में चैप्टर वाइज सोल्यूशन ऑफ जुलाई 2024 बोर्ड एग्ज़ाम का आंसर्स डिस्कस करते हैं। चैप्टर वाइज का मतलब क्या, लेसन वाइज जाएंगे। वी विल डू फर्स्ट लेसन 1, देन लेसन 2, लेसन 3 एंड सो ऑन। सो लेट अस डिस्कस लेसन 1 आंसर्स। लेसन 1 ग्रेविटेशन, इसका आंसर्स डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। दो क्वेश्चन है, ए और बी। ए में क्या पूछा है, एक्सप्लेन द टर्म एस्केप वेलोसिटी, और बी में क्या पूछा है, फ्री फॉल। ये 2 मार्क का क्वेश्चन है और हर एक क्वेश्चन के लिए 1-1 मार्क है। तो क्वेश्चन ए क्या था, डिफाइन द टर्म एस्केप वेलोसिटी। इसका आंसर है द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू प्रोजेक्ट एन ऑब्जेक्ट टू एस्केप फ्रॉम द अर्थ्स ग्रेविटेशनल पुल इज नोन एज एस्केप वेलोसिटी। नेक्स्ट वन, व्हाट, डिफाइन द टर्म फ्री फॉल। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, वेन एवर एन ऑब्जेक्ट मूव्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी अलोन देन इट्स मोशन इज कॉल्ड फ्री फॉल। फ्री फॉल का एक्सप्लेनेशन जो है पेज नंबर 11 में दिया हुआ है। Whenever an object moves under the influence of the force of gravity alone, it is said to be a free fall. एस्केप वेलोसिटी का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है पेज नंबर 13 में, लेकिन डेफिनेशन नहीं है, सो यू बाय हार्ट दिस डेफिनेशन। Question 2, explain on which factor the value of acceleration due to gravity g depends। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसका आंसर जो है वो पेज नंबर 8 और पेज नंबर 9 में दिया हुआ है। पेज नंबर 8 में यहाँ पे दिया हुआ है फर्स्ट पॉइंट, यू कैन सी वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी के अंडर है। तो फर्स्ट पॉइंट ये लिखना है, चेंज अलॉन्ग द सर्फेस ऑफ द अर्थ। उसके अंडर लिखना है द शेप ऑफ द अर्थ इज़ नॉट एग्जैक्टली स्फेरिकल एंड सो द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम इट्स सेंटर डिफर्स समवॉट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। Due to its rotation, the Earth bulges at the equator and it is flatter at the poles. Its radius is largest at the equator and smallest at the poles. The value of g is thus highest 9.832 meter per second square at the poles and decreases slowly with decreasing latitude. It is lowest 9.78 meter per second square at the equator. Second point ये लिखना है, change with height। इसके अंदर लिखना है, as we go above the earth's surface the value of r increases and the value of g decreases। उसके बाद थर्ड पॉइंट नेक्स्ट पेज में है। थर्ड पॉइंट क्या रहेगा, चेंज विथ डेप्थ। इसके अंदर क्या लिखना है, द वैल्यू ऑफ जी चेंजेस इफ़ वी गो इनसाइड द अर्थ, द वैल्यू ऑफ आर डिक्रीजेस, the part of the earth which contributes towards the gravitational force felt by the object also decreases, which means that the value of m also decreases. As a combined result of the change in r and m, the value of g decreases as we go deep inside the earth. Let us discuss the answers of lesson 2 periodic classification of elements। First question, choose the correct alternative। ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द नॉन मेटल्स आर फाउंड इन डैश। तो ये चारों ऑप्शन में से राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन बी पी ब्लॉक। तो आंसर इज व्हाट, ऑप्शन बी पी ब्लॉक। ये पेज नंबर 23 का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में यू कैन सी ये जिग जैग लाइन जो दिखाई देता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, उसका राइट हैंड साइड में जो भी है वो सब नॉन मेटल है। तो दीज आर ऑल नॉन मेटल, और ये नॉन मेटल कौन से ब्लॉक में आते हैं, पी ब्लॉक में। तो आंसर इज व्हाट, पी ब्लॉक। Question 2, rearrange the column 2 and 3 so as to match with the column 1। तो column 1 में ट्रायड और ऑक्टेव दिया है। कॉलम 2 और कॉलम 3 जो है वो इससे मैच नहीं होता है, तो वी हैव टू मैच इट एंड राइट इट प्रॉपर्ली। वापस ये कॉलम्स बनाना है और राइट आंसर लिखना है। फर्स्ट वन ट्रायड का, कॉलम 2 में क्या आएगा, एवरेज ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट, और थर्ड कॉलम में क्या लिखना है, डॉबराइना। तो आंसर इस तरह आएगा, ट्रायड एवरेज ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट, और थर्ड कॉलम में क्या लिखना है, डॉबराइना। उसी तरह ऑक्टेव का क्या आएगा, ऑक्टेव का ये आंसर आएगा कॉलम 2 में, प्रॉपर्टीज ऑफ द एट्थ एलिमेंट आर सिमिलर टू द फर्स्ट, और थर्ड कॉलम में राइट आंसर क्या रहेगा, ऑक्टेव का न्यू लैंड्स। सो सेकेंड वन यू विल राइट लाइक दिस, ऑक्टेव प्रॉपर्टीज ऑफ द एट्थ एलिमेंट आर सिमिलर टू फर्स्ट, और थर्ड कॉलम में क्या आएगा, न्यू लैंड्स। सो राइट आंसर इज व्हाट, ट्रायड एवरेज ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट, और थर्ड कॉलम में आएगा डॉबराइना, और सेकेंड ऑक्टेव का कॉलम 2 में क्या आएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ द एट्थ एलिमेंट आर सिमिलर टू द फर्स्ट, और कॉलम 3 में इसका राइट आंसर क्या रहेगा, न्यू लैंड्स।
Question 3, from the elements of second period of the modern periodic table given below answer the following questions. तो यहाँ पे some elements दिया है, वो second period modern periodic table का second period से ये elements है और इसको observe करके question A, B और C को answer करना है। अब ये सेकेंड पीरियड है तो सेकेंड पीरियड में नंबर ऑफ शेल्स कितना रहता है, 2 ही रहता है, हर एक के पास 2 ही शेल्स है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम द एलिमेंट इन विच बोथ द शेल्स आर कम्प्लीटली फिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन। तो इन सब में से कौन सा एलिमेंट है जिसका दोनों भी शेल्स कम्प्लीटली फिल्ड रहता है। तो हमेशा ग्रुप 18 जो लास्ट ग्रुप है, ग्रुप इस तरह रहता है, पीरियड इस तरह रहता है, तो लास्ट ग्रुप में जो भी एलिमेंट्स है उसका शेल्स जितना भी शेल्स होगा वो कम्प्लीटली फिल्ड होगा। तो यहाँ पे आंसर क्या है, नियॉन। नियॉन इज इन द लास्ट ग्रुप। तो आंसर क्या है, द एलिमेंट इन विच बोथ द शेल्स आर कम्प्लीटली फिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन इज नियॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन बी, नेम द एलिमेंट विच हैज सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बोथ द शेल्स। तो दो ही शेल्स है पीरियड 2 में, जो भी एलिमेंट्स है उसके पास 2 ही शेल है, तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसमें दोनों शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। अब ये लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 3, तो इसका ये न्यूक्लियस हो गया, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है और सेकंड शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। तो फर्स्ट शेल में 2 है लेकिन सेकंड शेल में 1 है, टोटल उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 1 2 3। नेक्स्ट बेरिलियम का देखेंगे तो ये न्यूक्लियस है, उसका एटॉमिक नंबर कितना दिया है, 4। तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 4। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। तो बेरिलियम ऐसा एलिमेंट है जिसका दोनों शेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो आंसर क्या रहेगा, बेरिलियम हैज़ सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बोथ द शेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन सी में क्या पूछा है, विच इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इन दिस पीरियड। तो सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन सा है, जब भी पीरियड यानी लेफ़्ट से राइट जाते वक्त इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो है वो कम कम होते जाता है, यानी बेरिलियम का इलेक्ट्रोपॉजिटिव लिथियम से कम रहेगा, बोरॉन का इलेक्ट्रोपॉजिटिव बेरिलियम से कम रहेगा एंड सो ऑन। सो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन सा है, लिथियम। तो आंसर क्या रहेगा, लिथियम इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इन दिस पीरियड। ये 3 मार्क का क्वेश्चन है, हर एक आंसर के लिए 1-1 मार्क है। Let us discuss the answers of lesson 3, chemical reactions and equations. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, चूज़ द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया है, CuSO4 aqueous plus Zn solid, when these both react with each other we get what, ZnSO4 aqueous plus Cu solid। क्वेश्चन क्या पूछा है, दिस इज डैश टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो ये कौन सा टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है ये बताना है। तो ये चारों ऑप्शन में से राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए डिस्प्लेसमेंट। सो आंसर इज व्हाट, ऑप्शन ए डिस्प्लेसमेंट। इसका एक्सप्लेनेशन जो है वो पेज नंबर 38 में दिया हुआ है, यू कैन सी ओवर हियर। See the equation 3 for this reaction. From that we learn that Zn2 plus ions formed from Zn atoms take the place of Cu2 plus ions in copper sulfate, and Cu atoms formed from Cu2 plus ion comes out. It means that Zn displaces Cu from CuSO4. तो this is a displacement reaction और ये जो reaction है वो equation 3 है जो पेज नंबर 32 में दिया हुआ है। तो इक्वेशन 3 जो है ये था, CuSO4 aqueous plus Zn gives ZnSO4 aqueous plus Cu solid, which is a displacement reaction. You can see in page number 32 it is given। 32 में एकदम नीचे दिया हुआ है इक्वेशन 3, यहाँ पे लिखा हुआ है इक्वेशन 3, CuSO4 aqueous plus ZnS that is in solid form, when both react with each other we get ZnSO4 aqueous plus Cu solid। और इसका जो डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्लेनेशन है वो पेज नंबर 38 में है। क्वेश्चन 2, यहाँ पे एक रिएक्शन दिया हुआ है 2H2S प्लस SO2 ऑन रिएक्टिंग इट गिव्स 3S प्लस 2H2O। और 2 क्वेश्चन पूछा है बेस्ड ऑन दिस रिएक्शन, यू हैव टू आंसर दोज 2 क्वेश्चन और ये 2 मार्क का है, हर एक क्वेश्चन के लिए 1-1 मार्क है। फर्स्ट वाला पूछा आइडेंटिफाई दी अबाउ केमिकल रिएक्शन। तो ये कौन सा टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है, तो यहाँ पे रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, therefore it is a redox reaction. So the above chemical reaction is redox reaction. क्वेश्चन बी में क्या पूछा, नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन इन ए एंड बी। तो ए और बी कौन सा टाइप ऑफ रिएक्शन है ये बताना है। इफ़ यू सी ए, SO2 gets converted into S, यानी
SO2 loses oxygen to form S, so therefore this is a reduction reaction. और यहाँ पे H2 जो है it gains oxygen to form 2H2O, यानी hydrogen gains oxygen to form water, therefore this is oxidation reaction. So the reaction A is reduction reaction and the reaction B is a oxidation reaction. तो वही यहाँ पे लिखना है, A is reduction reaction and B is oxidation reaction. Question 3, what information will you get from the given reaction? तो reaction क्या दिया है, CaCO3 solid on heating we get CaO solid plus CO2 gas. ये 3 marks का question है. ये information from this reaction you have to give the information what we get from this reaction. So if you see over here, यहाँ पे CaCO3, that is calcium carbonate, which is in solid form, is heated. So when calcium carbonate powder is heated, it undergoes decomposition reaction and carbon dioxide gas is formed. Decomposition reaction क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एक ही reactant है और रिएक्शन के बाद यहाँ पे 2 प्रोडक्ट बनता है, therefore it is a decomposition reaction और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज फॉर्म्ड और एक प्रोडक्ट बनता है, that is CaO. The second product of the reaction, the calcium oxide powder, remains behind in the first test tube or test tube. It is also an endothermic reaction. Why it is an endothermic reaction? Because heat is supplied. So this reaction is a decomposition reaction as well as an endothermic reaction. यहाँ पे reactant क्या है, जो एरो के पहले जो है वो reactant है, that is CaCO3 solid. सो यहाँ पे रिएक्टेंट क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और प्रोडक्ट क्या है, यहाँ पे 2 प्रोडक्ट है, CaO एंड CO2. CaO इज़ व्हाट, कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2 इज़ व्हाट, कार्बन डाइऑक्साइड. तो प्रोडक्ट क्या है यहाँ पे, कैल्शियम ऑक्साइड CaO एंड कार्बन डाइऑक्साइड CO2. Let us discuss the answer of lesson 4, effects of electric current. First question, choose a correct alternative. ये 1 mark का question है. इसमें क्या दिया है, the unit of power is dash. तो ये चारों ऑप्शन में से राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन सी वॉट. तो आंसर क्या है, ऑप्शन सी वॉट. दिस इज गिवन इन पेज नंबर 48. द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज वॉट. तो आंसर इज वॉट, वॉट. Question 2, name 2 appliances which work on the principle of magnetic effect of electric current. ये 1 mark का question है और इसका आंसर जो है वो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 55 में दिया हुआ है. इट इज़ गिवन हियर. फैंस, रेफ्रिजरेटर्स, मिक्सर्स, वॉशिंग मशीन्स, कंप्यूटर्स, पम्प्स एक्सेट्रा. इनमें से कोई भी 2 लिख सकते हैं. लेट अस टेक द फर्स्ट 2, फैंस, रेफ्रिजरेटर. तो आंसर क्या आएगा, 2 appliances which work on the principle of magnetic effect of electric current are fans and refrigerators. Question 3, answer the following. ये 5 marks का question है. इसमें क्या पूछा है, observe the following diagram. डायग्राम जो है वो पेज नंबर 60 में दिया है and answer the questions given below. तो ये डायग्राम देख के you have to answer question A, B, C and D. 4 questions दिया. क्वेश्चन A के लिए 1 मार्क है, क्वेश्चन B के लिए भी 1 मार्क है, क्वेश्चन सी के लिए 2 मार्क है और क्वेश्चन डी के लिए 1 मार्क है. क्वेश्चन ए क्या पूछा है, आइडेंटिफाई द अबाउट डायग्राम. तो डायग्राम आइडेंटिफाई करना है. तो यू कैन सी दिस इज गिवन इन पेज नंबर, डायग्राम ये दिया था. तो ये कौन सा डायग्राम है, इलेक्ट्रिक जनरेटर. तो आंसर क्या रहेगा, द अबाउट डायग्राम रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रिक जनरेटर. नेक्स्ट दे हैव आस्क्ड राइट द प्रिंसिपल ऑन विच द अबाउट अप्लायंसेस वर्क्स. इसका आंसर जो है वो पेज नंबर 59 पे दिया हुआ है. You can see over here, electric generator is based on the principle electromagnetic induction. So you can write over here, based on the principle electromagnetic induction. I'll repeat once more, electric generator is based on the principle electromagnetic induction. Next question क्या है, जो 2 मार्क का है, write the working of the above appliances. ये 2 मार्क्स का है and this is given in page number 59 and 60. तो 59 से यहाँ से स्टार्ट करना है. The axle is rotated with the help of machine from outside. Because of this, the coil ABCD starts rotating. Upon rotating the axle, the branch AB goes up and the branch CD goes down. That is, a coil ABCD rotates clockwise. फिर next page से लिखना है. According to Fleming's right-hand rule, electric current is produced in the branches AB and CD in the direction A, B and C, D. Thus, the current flows in the direction A, B, C, D. In the external circuit, the current flows from B2 to B1 through the galvanometer. फिर उसके बाद यहाँ से after
after half rotation the branch EB takes the place of the branch CD, and the branch CD takes the position of the branch AB. Therefore, the induced current goes as DCBA. But the branch BA is always in contact with brush B1 and the branch DC is in the contact with B2. Hence, in the external circuit, current flows from B1 to B2, that is opposite to the previous half rotation. This repeats after every half rotation and alternating current is produced. तो यहाँ तक लिखना है आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन डी, राइट द यूज़ ऑफ द अबाव अप्लायंसेस, यानी इलेक्ट्रिक जनरेटर का यूज़ क्या है. तो उसका आंसर है इलेक्ट्रिक जनरेटर इज़ यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट. Let us discuss the answers of lesson 5 heat. First question, observe the figure. Figure जो है वो पेज नंबर 64 में दिया हुआ है. This was the figure which was given in the question. ये फिगर दिया हुआ था बोर्ड पेपर में. तो क्वेश्चन क्या, ऑब्जर्व द फिगर एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो. तो इस फिगर को ऑब्जर्व करके वी हैव टू आंसर क्वेश्चन ए एंड बी. क्वेश्चन ए में क्या पूछा है, नेम द फिनोमिनन शोन इन द फिगर. तो आंसर क्या है, यू कैन सी ये कौन सा फिनोमिनन है, डायग्राम के नीचे ही दिया हुआ है, रीजलेशन. तो आंसर क्या रहेगा, द फिनोमिनन शोन इन द फिगर इज रीजलेशन. आई रिपीट वंस मोर, द फिनोमिनन शोन इन द फिगर इज व्हाट, रीजलेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन बी. क्वेश्चन बी में क्या पूछा है, डिफाइन द अबव फिनोमिनन. जो रीजलेशन है उसे डिफाइन करना है, वो भी पेज नंबर 64 में दिया हुआ है. क्वेश्चन ए का भी आंसर 54 में, क्वेश्चन बी का आंसर भी 54 में. तो डेफिनेशन क्या रहेगा रीजलेशन का, it is given over here. The phenomenon in which the ice converts to liquid due to applied pressure and then reconverts to ice once the pressure is removed is called regelation. ये दोनों भी क्वेश्चन 2 मार्क का है, यानी हर एक क्वेश्चन के लिए 1-1 मार्क है. क्वेश्चन 2 में 2 क्वेश्चन पूछा है, टोटल इसका कितना 3 मार्क्स है. फर्स्ट क्वेश्चन ए में क्या पूछा है, व्हाट इज़ मेन बाय एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर. इसका आंसर जो है वो पेज नंबर 64 में दिया हुआ है. इट इज़ गिवन ईयर. In general, when a liquid is heated up to a certain temperature, it expands, and when cooled, it contracts. However, if we heat water from 0 degrees Celsius up to 4 degrees Celsius, it contracts instead of expanding. At 4 degrees Celsius, its volume is minimum. If the water is heated further, it expands and its volume increases. The behavior of water between its temperature from 0 degrees Celsius to 4 degrees Celsius is called anomalous behavior of water. Question B. Explain the role of anomalous behavior of water in preserving aquatic life in cold climate. इसका आंसर नेक्स्ट पेज में लिखा हुआ है. तो क्वेश्चन बी क्या था, एक्सप्लेन द रोल ऑफ एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर इन प्रिजर्विंग एक्वेटिक लाइफ इन कोल्ड क्लाइमेट. इसका आंसर है, first point, in cold climate temperature of water in ponds and lakes starts falling. Second point, on getting colder the water contracts, hence the density of water increases and it goes down and warmer water from below rises up. This continues till the temperature of water at the bottom of the pond becomes 4 degrees Celsius. Third point क्या है, density of water is maximum at 4 degrees Celsius due to the anomalous behavior of water. Fourth point, if the temperature lowers further, ice is formed at the surface of the pond with water below it. Fifth point, ice being poor conductor of heat blocks the further heat exchange between atmosphere and water in the pond. Last point, this maintains the temperature of water below surface of ponds or lakes at 4 degrees Celsius and hence aquatic plants and animals can survive in it. Let us discuss the answers of lesson 6, refraction of light. First question, choose the correct alternative. ये 1 mark का question है. इसमें क्या दिया है, we can see the sun even when it is a little below the horizon because of dash. तो ये चारों ऑप्शन में से राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन बी, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. तो आंसर इज व्हाट, ऑप्शन बी, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. ये पेज नंबर 77 में दिया हुआ है. यू कैन सी ओवर हियर. When the sun is somewhat below the horizon, its light rays are able to reach us along a curved path due to their refraction through Earth's atmosphere. Thus, we see the sun even before it emerges above the horizon. So, why we are able to see the sun even before it emerges above the horizon? Because of the refraction. तो आंसर क्या है, ऑप्शन बी, refraction of light.
क्वेश्चन 2, व्हाट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0। ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। इसका आंसर है व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0 डिग्री then angle of refraction will also be 0 degree. This answer is given in page number 75 over here. When a light ray is incident normally at the boundary between two media, it does not change its direction and hence does not get refracted. तो इसका मतलब क्या है, अगर इंसिडेंट रे जो है वो परपेंडिकुलर है टू द बाउंड्री बिटवीन द टू मीडिया, ये दो मीडिया है और इंसिडेंट रे इज परपेंडिकुलर टू द बाउंड्री बिटवीन द टू मीडिया, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 रहेगा। और रिफ्रैक्शन के बाद इट विल नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन, इट विल गो सेम वे, परपेंडिकुलर ही जाएगा। देयरफॉर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल आल्सो विल बी 0. सो व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज आल्सो 0. Question number 3, the absolute refractive index of water is 1.33. What is the velocity of light in water? Bracket में दिया है velocity of light in vacuum is equal to 3 into 10 to the power of 8 meter per second. ये 2 मार्क का क्वेश्चन है। अभी क्वेश्चन में क्या दिया है, velocity of light in vacuum, let us denote that as v1, वो कितना दिया है 3 into 10 to the power of 8 meter per second. So 3 into 10 to the power of 8 meter per second. Absolute refractive index of water, let us denote that as n. That is given as how much? The absolute refractive index of water is 1.33. So n is equal to how much? 1.33. Velocity of light in water, let us denote that as v2. ये हमें ढूंढना है. You can see in the question what is the velocity of light in water. This we have to find out. तो v2 ढूंढना है. फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे? n is equal to v1 upon v2. n कितना है? n is 1.33, तो यहाँ पे आएगा 1.33 is equal to v1 कितना है? 3 into 10 to the power of 8, 3 into 10 to the power of 8, और v2 वी हैव टू फाइंड आउट। अभी v2 ढूंढना है, इसके लिए v2 को यहाँ पे लेके आओ और 1.33 को यहाँ पे लेके आओ। तो v2 इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 8 अपॉन 1.33। अभी ये सब सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना मिलता है? 2.255 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड। अभी पॉइंट के बाद सिर्फ 2 नंबर सफिशेंट है, तो ये 5 को निकाल देना है। ये 5 अभी 5, ये थर्ड नंबर अगर 5 या 5 से बड़ा होगा तो इसका पहला वाला नंबर जो है वो 1 से बढ़ जाएगा। तो व्हाट विल बी द आंसर? 2.2, अभी 5 नहीं रहेगा, ये 6 हो जाएगा, इंटू 10 टू द पावर ऑफ 8 meter per second. So velocity of light in water is how much? 2.26 into 10 to the power of 8 meter per second. Now I'll show you how we got this 2.255 or 2.266. तो मैं solve करके बताती हूँ। Here we have got what? V2 is equal to 3 to 10 to the power of 8 upon 1.33. So V2 is equal to 3 into 10 to the power of 8 upon 1.33. So that is equal to, तो V2 क्या हो जाएगा? अभी पॉइंट के डिनोमिनेटर में पॉइंट है, सो लेट अस रिमूव दैट पॉइंट। तो 3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 8 अपॉन 1.33। अभी डिनोमिनेटर में पॉइंट के बाद 2 नंबर है, तो इंटू 100 करो डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में भी इंटू 100 करो। सो दैट इज़ इक्वल टू हाउ मच? 3 इंटू 100 कितना हो गया? 300 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 8 अपॉन 1.33 को इंटू 100 करेंगे तो डेसिमल निकल जाएगा, इट विल बिकम 133। नाउ लेट अस डिवाइड 300 बाय 133। जब ये 300 को 133 से डिवाइड करेंगे तो व्हाट विल गेट? 133 इंटू 2 इज इक्वल टू 266। जब ये माइनस करेंगे तो व्हाट विल गेट? 34। ना पुट अ पॉइंट एंड पुट अ ज़ीरो, क्योंकि आगे कोई नंबर है नहीं लेने के लिए, तो पुट अ पॉइंट एंड पुट अ ज़ीरो। अगेन इट विल गो इन टू स्टेबल। 133 इंटू 2 इज इक्वल टू हाउ मच? 266। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो व्हाट यू विल गेट? 74। Now put another 0. Now it will go in 5 stable. 133 into 5 is equal to how much? 665. When you subtract it, you will get 75. Again put a 0. 133 into 5 वापस 5 में जाएगा, into 665. अभी पॉइंट के बाद 3 नंबर सफिशिएंट है, तो what we got? 2.255 और इंटू 10 टू द पावर ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड। जस्ट नाउ आई सेड पॉइंट के बाद 3 नंबर की ज़रूरत नहीं है,
तो 2.2। अब ये थर्ड नंबर को निकाल देना, लेकिन थर्ड नंबर को निकालने से पहले यू हैव टू सी वेदर इट इज़ 5 और बिगर देन 5। अगर 5 या बिगर देन 5 रहेगा तो इसका पहला वाला नंबर जो है वो एक नंबर से बढ़ जाएगा, तो आंसर विल बी व्हाट 2.26 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ये जो सम है इट इज़ सेम एज सॉल्व एग्जाम्पल 1 ऑन पेज नंबर 79। थोड़ा चेंज किया हुआ है, यू कैन सी ओवर हियर सेम सम इज़ गिवन ओवर हियर, मगर यहाँ पे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना लिया है 1.36। Question number 4, read the following paragraph and answer the questions given below. I have not written the paragraph. Paragraph जो है वो पेज नंबर 78 से लिया हुआ है, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 78। ये पूरा पैराग्राफ दिया था फ्रॉम ईयर टिल ईयर। ये पैराग्राफ रीड करके यू हैव टू आंसर द क्वेश्चंस ए बी एंड सी। हर एक क्वेश्चन के लिए एक एक मार्क था, तो टोटल मार्क्स कितना है 3 मार्क्स। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, विच 3 मेजर फिनोमिना आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेनबो फॉर्मेशन। इसका आंसर जो है वो पेज नंबर 78 में इट इज़ गिवन ओवर हियर। रेनबो is the combined effect of dispersion, refraction and total internal reflection of light। क्वेश्चन बी में क्या पूछा है, हाउ डज रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस। इसका भी आंसर जो है वो पेज नंबर 78 में दिया हुआ है, यहाँ पे दिया है। आफ्टर अ रेनफॉल स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर एक्ट हैज स्मॉल प्रिज्म। व्हेन लाइट रेज फ्रॉम द सन एंटर दीज ड्रॉपलेट्स इट गेट्स रिफ्रैक्टेड एंड डिस्पर्स्ड, then there is internal reflection, उसके बाद यहाँ से and after that once again the light gets refracted while coming out of the droplet। क्वेश्चन सी में क्या पूछा है, ड्रॉ अ डायग्रामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेनबो प्रोडक्शन। ये भी डायग्राम जो है वो पेज नंबर 78 में दिया है, तो रेनबो प्रोडक्शन का डायग्राम जो है ये डायग्राम ड्रॉ करना अलॉन्ग विद द लेबलिंग। Lesson 7 lenses। Let us discuss the answer of this lesson। First question, find the odd one out। ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया है, मायोपिया, प्रेसबायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और रेटिना। तो ऑड वन आउट इधर क्या है, रेटिना। वाई रेटिना, क्योंकि मायोपिया, प्रेसबायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया जो है वो डिफेक्ट ऑफ विजन है ड्यू टू डिफेक्टिव रिफ्रैक्शन ऑफ द लेंसेज। तो लेंस का डिफेक्टिव रिफ्रैक्शन की वजह से विजन में डिफेक्शन आता है। सो ऑल दिस 3 आर डिफेक्ट ऑफ विजन, मगर रेटिना इज नॉट अ डिफेक्ट ऑफ विजन, इट इज़ अ पार्ट ऑफ एन आई। Second question, give scientific reason। A simple microscope is used for watch repairs। ये 2 मार्क का क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है पेज नंबर 90 में दिया हुआ है। Here it is given। Simple microscope or magnifying lenses has a convex lens with a small focal length, produces a virtual, erect and bigger image of an object। One can get a 20 times larger image of an object using such microscope। Therefore, these are used for watch repairs to see the small parts of watch while repairing watch without straining the eye। क्वेश्चन 3, ऑब्जर्व द फॉलोइंग रे डायग्राम। रे डायग्राम जो है वो पेज नंबर 90 में दिया है। दिस वाज द डायग्राम विच वाज गिवन इन द क्वेश्चन। तो ये डायग्राम ऑब्जर्व करके क्वेश्चन ए बी और सी को आंसर करना है। तो ऑब्जर्व द फॉलोइंग रे डायग्राम, दैट इज दिस डायग्राम, एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ये 3 मार्क का क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन के लिए एक एक मार्क है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट शोन इन द डायग्राम। इसका आंसर जो है पेज नंबर 90 में है। तो आंसर क्या है, द इंस्ट्रूमेंट शोन इन द डायग्राम इज अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। डायग्राम के नीचे ही दिया है अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो आंसर क्या है, द इंस्ट्रूमेंट शोन इन द डायग्राम इज अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। क्वेश्चन बी, व्हाट इज अ कंबाइंड इफेक्ट ऑफ द 2 लेंसेज। इसका आंसर भी पेज नंबर 90 में दिया है, यहाँ पे दिया है higher magnification can be obtained by the combined effect of the 2 lenses। Next question C, write the use of the above instrument। ये भी आंसर पेज नंबर 90 में दिया है, यहाँ पे दिया हुआ है। फर्स्ट पॉइंट यहाँ से लिखना है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स आर यूज्ड टू स्टडी, उसके बाद इधर से लिखना है to study minute objects like blood cells, cells of plants and animals and minute living beings like bacteria। I repeat once more, answer क्या रहेगा, compound microscopes are used to study minute objects like blood cells, cells of plants and animals and minute living beings like bacteria।
Let us discuss the questions asked from lesson number 8 metallurgy. First question, write the correlation. ये 1 mark का question है. इसमें क्या दिया है? Brass is an alloy of copper and zinc. तो bronze किसका alloy है? इसका आंसर है copper and tin. This is given in page number 108. You can see here, bronze is an alloy of copper and tin. तो bronze किसका alloy है? Copper और tin का है. क्वेश्चन नंबर 2, गिव साइंटिफिक रीज़न. ये 2 मार्क का क्वेश्चन है. इसमें क्या दिया है? सोडियम इज़ ऑलवेज केप्ट इन केरोसिन. इसका जो आंसर है वो पेज नंबर 94 में दिया हुआ है. इट इज़ गिवन हियर. Sodium metal combines with oxygen in the air even at room temperature and forms sodium oxide. Reaction लिखना 4Na which is in solid form plus O2 which is in gaseous form. Both react with each other to give what? 2Na2O which is in solid form. उसके बाद ये लिखना है. On exposure to air, sodium readily catches fire. Therefore, to prevent accident in the laboratory or elsewhere, it is kept in kerosene. Question number 3, explain the following terms. ये 3 मार्क का क्वेश्चन है. फर्स्ट वन किसका एक्सप्लेनेशन देना है? मेटलर्जी. मेटलर्जी का जो आंसर है वो पेज नंबर 99 में दिया हुआ है. हियर इट इज़ गिवन. The science and technology regarding the extraction of metals from ores and their purification for the use is called metallurgy. Next question क्या है? You have to explain the term ores. और इसका जो आंसर है वो पेज नंबर 100 में दिया हुआ है. On the top it is given. The minerals from which the metal can be separated economically are called ores. Next question क्या है? You have to explain the term gang. तो इसका आंसर जो है वो पेज नंबर 100 में दिया हुआ है. It is given here. Ores contain many types of impurities such as soil, sand and rocky substances along with the metal compounds. These impurities are called gangue. Let us discuss the questions asked from lesson number 9 carbon compound. First question, choose a correct alternative. ये 1 mark का question है. Dash is one of the combustible component of LPG. तो ये चारों ऑप्शन में से राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी प्रोपेन. तो आंसर इज व्हाट? ऑप्शन बी प्रोपेन. ये जो आंसर है पेज नंबर 123 में दिया हुआ है. प्रोपेन इज वन ऑफ द combustible component of LPG. क्वेश्चन 2, राइट ट्रू और फॉल्स. ये 1 मार्क का क्वेश्चन है. स्टेटमेंट क्या दिया है? बेंजीन इज एन एरोमेटिक कंपाउंड. दिस इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट. ये पेज नंबर 117 में दिया हुआ है. बेंजीन इज अ साइक्लिक unsaturated hydrocarbon. There are 3 alternate double bonds in the 6-membered ring structure of benzene. The compounds having this characteristic unit in their structure are called aromatic compound. तो बेंजीन जो है वो aromatic compound है. क्वेश्चन नंबर 3, रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो. जो पैराग्राफ जो है वो 2 पेज से लिया हुआ है, पेज नंबर 114 और पेज नंबर 115. तो पेज नंबर 114 में ये पैराग्राफ लिया हुआ है. फर्स्ट पैराग्राफ ये लिया था, कार्बन कंपाउंड्स कंटेन मैनी एलिमेंट्स से लेके इट्स मॉलिकुलर फॉर्मूला इज C2H6. ये फर्स्ट पैराग्राफ लिया था. और सेकंड पैराग्राफ नेक्स्ट पेज से लिया था, पेज नंबर 115 से. सो द कार्बन कंपाउंड्स हैविंग डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से लेके देन द सैचुरेटेड कंपाउंड्स. ये पूरा पैराग्राफ लिया था. फर्स्ट पैराग्राफ पेज नंबर 114 से यहाँ से लेके यहाँ तक. और नेक्स्ट पैराग्राफ सेकंड पैराग्राफ पेज नंबर 115 से द कार्बन कंपाउंड्स हैविंग से लेके सैचुरेटेड कंपाउंड. ये पूरा पैराग्राफ वाज टेकन एज सेकंड पैराग्राफ. अभी ये टोटल 5 मार्क्स का क्वेश्चन था. इसमें 4 क्वेश्चंस है. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज मेंट बाय हाइड्रोकार्बन. ये 1 मार्क का क्वेश्चन है और इसका आंसर जो है वो पेज नंबर 114 में दिया हुआ है. The compounds which contain carbon and hydrogen has the only 2 elements are called hydrocarbons. Next question, name the smallest hydrocarbon. ये भी 1 मार्क का क्वेश्चन है और इसका आंसर भी पेज नंबर 114 में दिया हुआ है. यहाँ पे है द स्मॉलेस्ट हाइड्रोकार्बन इज मीथेन. तो यहाँ तक लिखना है मीथेन CH4. आंसर क्या है? द स्मॉलेस्ट हाइड्रोकार्बन इज मीथेन CH4. क्वेश्चन नंबर सी, डिफाइन अनसैचुरेटेड कंपाउंड. ये 1 मार्क का क्वेश्चन है. इसका आंसर पेज नंबर 115 में दिया हुआ है. इट इज़ गिवन हियर. द कार्बन कंपाउंड्स हैविंग डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम्स आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स. नेक्स्ट वन, they have asked
क्वेश्चन डी, डिफ्रेंशिएट बिटवीन एल्कीन एंड एल्काइन। ये 2 मार्क का क्वेश्चन है। इसका फर्स्ट पॉइंट जो है वो पेज नंबर 115 में मिल जाएगा। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एल्कीन एंड एल्काइन? फर्स्ट पॉइंट, द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आर कॉल्ड एल्कीन्स, एग्जाम्पल इथीन। और एल्काइन में क्या आएगा? द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इज कॉल्ड एल्काइंस, एग्जाम्पल इथाइन। और सेकेंड पॉइंट है, alkenes are less reactive than alkynes और alkynes are more reactive than alkenes। फर्स्ट पॉइंट जो है वो पेज नंबर 115 में मिल जाएगा। यू कैन सी ओवर हियर, the unsaturated hydrocarbons containing a carbon-carbon double bond are called alkenes। तो alkenes का ये definition है और alkynes का क्या है उसके बाद में ही है। The unsaturated hydrocarbons whose structures contain a carbon-carbon triple bond are called alkynes। Let us discuss the questions asked in the board exam from lesson number 10, space missions। First question क्या है? Give scientific reasons। क्वेश्चन में क्या पूछा? It is necessary to manage the space debris। ये 2 मार्क का क्वेश्चन है और इसका आंसर जो है टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 143 में दिया हुआ है। इट इज़ गिवन हियर। In addition to the artificial satellites, some other objects are also revolving around the Earth. It includes non-functional satellites, parts of the launcher detached during launching, and debris generated due to collision of a satellite with other satellite or any other object in the space। उसके बाद यहाँ से लिखना है, this debris can be harmful to the artificial satellites. It can collide with these satellites or spacecrafts and damage them. This debris is increasing day by day. Soon it will be difficult to launch new spacecrafts. It is therefore very essential to manage the debris। Question 2, give the names of the following satellite series developed by India। इसमें 3 क्वेश्चन पूछा है, 3 मार्क्स के लिए। हर एक क्वेश्चन के लिए 1-1 मार्क है और ये तीनों क्वेश्चन का आंसर जो है वो पेज नंबर 143 में दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? सैटेलाइट सीरीज एक्टिवली वर्किंग इन द फील्ड ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, टेलीविजन एंड मेट्रोलॉजिकल सर्विसेज। इसका आंसर क्या है? ये पेज नंबर 143 में दिया हुआ है। INSAT and GSAT satellite series is actively working in the field of telecommunication, television, broadcasting and meteorological services। तो आंसर क्या है? INSAT and GSAT। So answer is what? INSAT and GSAT। Second question क्या है? Satellite series to exactly locate position of any place on Earth surface। इसका आंसर भी पेज नंबर 143 में है। It is given over here, to exactly locate position of any place on Earth's surface in terms of its precise latitude and longitude, the IRNSS satellite series has been established। तो आंसर क्या है? IRNSS। तो आंसर is what of second question? IRNSS। थर्ड क्वेश्चन, सैटेलाइट सीरीज स्पेशली वर्किंग इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। इसका भी आंसर पेज नंबर 143 में। इट इज़ गिवन ओवर हियर। EDUSAT satellite in the series is used especially in the field of education। तो आंसर क्या है? EDUSAT। EDUSAT is the answer।